आज हम स्टडी करेंगे ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें हम दो चीज़ों को देखेंगे, एक तो इसको ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों कहते हैं और ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली होता क्या है। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था टेम्परेचर का। उससे पहले हम लोग टेम्परेचर से वाकिफ़ नहीं थे कि टेम्परेचर क्या होता है। हम एक ही चीज़ से वाकिफ़ थे, वो हमारी क्या थी, एनर्जी। वो क्या हो रही थी, हम कहते थे कि हमारे पास एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, लेकिन हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं था टेम्परेचर का। अब हम आ जाते हैं कि टेम्परेचर का कंसेप्ट बेसिकली वो आया कैसे हमारे पास। ये हमारे पास दो सिस्टम है ए टू बी। अब इनके दोनों के दरमियान जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड कर रहा होता है। इन दोनों को हम लोगों ने सेपरेट किया बाय अ वॉल। अब ये वॉल कौन सी है, हमारे पास वॉल दो तरह की होती है, एक आइडियाबैटिक और एक डायाथर्मिक। अगर तुम्हारी वॉल डायाथर्मिक है तो क्या होगा, इन दोनों के दरमियान हीट एक्सचेंज होगी लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। और अगर हमारे पास जो वॉल है वो आइडियाबैटिक है तो इन दोनों के दरमियान कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं डायाथर्मिक वॉल, अ वॉल बिटवीन टू थर्मोडायनामिक सिस्टम अलाउ हीट ट्रांसफर बट डू नॉट अलाउ टू ट्रांसफर ऑफ मैटर अक्रॉस इट, कि वो मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करने देती लेकिन हीट ट्रांसफ़र होती है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो, कोई भी एक वेसल है जो किसी भी मेटल से बनी हुई है, कॉपर से बनी हुई है, एल्युमिनियम से बनी हुई है, वहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रही होती है। इसी तरह हमारे पास आइडियाबैटिक वॉल होती है। अब वॉल ऐसी वॉल होती है जो क्या कर रही होती है, जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती, तो उसको हम क्या देते हैं, ये हमारे पास आइडियाबैटिक वॉल है। तो हम इसको एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास थर्मोफ्लास्क है, उसमें क्या हो रहा था, अगर आप उसमें चाय डालते हैं वो ठंडी नहीं होती, इसका मतलब है वहाँ पे हीट जो है एक्सचेंज नहीं हो रही सराउंडिंग के साथ। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। उससे पहले वी ओनली न्यू एनर्जी विच वी कॉल हीट, जिसको हम लोग हीट कहते थे। देयर आर टू सिस्टम विच आर कनेक्टेड बाय अ वॉल. The energy is transferred from A to B, B to or B to A depends upon either the wall is adiabatic or diathermic. डायाथर्मिक वॉल का हमने डिस्कस कर लिया था कौन सी वॉल होती है, और फिर हम आइडियाबैटिक में आ गए थे, आइडियाबैटिक वॉल हमारे पास कौन सी वॉल होती है। अब हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास दो सिस्टम है ए एंड बी, उनको हमने सेपरेट किया बाय डायाथर्मिक वॉल के साथ। आप देखेंगे कि क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए। ठीक है, कुछ देर तक हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी और एक टाइम आएगा, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा कि हीट तब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी जब इन दोनों के दरमियान क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर तो टेम्परेचर डिफरेंस जब स्टॉप हो जाता है, दोनों का टेम्परेचर जो है सेम हो जाता है, तब हमारे पास क्या होगा, कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो हम इसको कह देते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो क्या हो रही है, दोनों सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में हीट बराबर हो गई है। इस वजह से हम इसको क्या देते हैं, ये हमारा क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब हम कह देते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, ऐसा सिस्टम आ गया जिसमें ए एंड बी जो वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। अब हम एक और सिस्टम ले लेते हैं, सिस्टम सी। एक और सिस्टम है सिस्टम सी। हम कह देते हैं कि उसको हम लोग मतलब ए और सी को लेते हैं, उन दोनों को सेपरेट कर देते हैं बाय डायाथर्मिक वॉल। तो हम कह देते हैं ये दोनों भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब हमारे पास क्या था कि ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ और ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ। सेपरेटली दोनों ए जो है बी के साथ और ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ और ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ। अब अगर आप क्या करें कि बी और सी को क्लोज ले आए, ठीक है, ए बी और सी को जब आप क्लोज लेके आए, उसी तरह उसको सेपरेट कर दिया बाय डायाथर्मिक वॉल, तो आप ये देखेंगे इन दोनों के दरमियान कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्यों हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर ए इक्वल है बी के और ए इक्वल है सी के, तो आपने मैथ में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो आप कह सकते हैं कि बी इक्वल है सी के। तो आप ये चीज़ हमारे पास आ जाती है कि अगर ए इक्विलिब्रियम में है बी के और ए इक्विलिब्रियम है सी के, तो बी इक्विलिब्रियम में होगा सी के। ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे ये प्रोसेस एप्लीकेबल हो। आप अगर गैस लॉ की देखते हैं, गैस लॉ बेसिकली क्या होता है कि
हमारे पास P जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इसी तरह वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखो कि ये जो प्रोसेस है, ये जो लॉ है, ये हर जगह पे एप्लीकेबल अगर होता तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना था कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता V के, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं होता। हमारे पास बॉयज़ लॉ है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि P और V का जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास अगर ये जो गैस लॉ था, अगर इस चीज़ को ओबे करता तो हमारे पास क्या आना था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा था, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो हम इसको क्या देते हैं, ये हमारा बेसिकली क्या है, एक लॉ बन गया है कि अगर A एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है B के और A थर्मल इक्विलिब्रियम में है C के, तो हमारे पास B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये तो हमारे आ गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कह सकते हैं, सपोज टू सिस्टम आर सेपरेटेड बाय अ डायथर्मिक वॉल एंड हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B. After some time we find that the transmission of heat has stopped. That state we call as thermal equilibrium. A and B are in thermal equilibrium. Now consider a third system C, and we say that A and C are in thermal equilibrium, and if we bring B and C together across a wall, B and C are the two systems, we notice that there is no transfer of heat in between two systems, so we can say that these two B and C are in thermal equilibrium. This is called the zeroth law of thermodynamics, और it is not a natural process. अगर ये नेचुरल प्रोसेस होता तो क्या होता कि हमारे पास P अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो क्या होना था, अगर वही सेम प्रोसेस नेचुरल होता तो P जो है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन ऐसा हमारे पास नहीं हुआ। हमारे पास क्या आया, P प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन आया। अब इस लॉ से हमारे पास क्या हुआ, एक फिजिकल क्वांटिटी आई जो हमें डिस्क्राइब कर रही थी, जो डिसाइड कर रही थी कि टू सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है और अब हीट पास नहीं होगी। इससे हमारे पास क्या हुआ कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या कर रही है, डिसाइड कर रही है कि जो ये दो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है और कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। और बहुत बाद में ये चीज़ डिस्कवर हुई कि इसको हम लोगों ने काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई और फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हमारे पास आए, उससे हमें पता वहाँ पे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों में टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, जो कि क्या था, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो वहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट नेम आ गया टेम्परेचर का। तो इस वजह से हम लोग इसको कह देते हैं कि ये क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ था, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों में टेम्परेचर का टर्म यूज़ हो रही थी, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता था टेम्परेचर होता क्या है। इन दोनों लॉज की डिस्कवरी के बाद हमारे पास जो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आया, तो इस वजह से हम लोग, जाहिर सी बात है, अब फर्स्ट लॉ में भी टेम्परेचर यूज़ हो रहा है, सेकंड लॉ में भी यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है टेम्परेचर क्या है, बेसिक चीज़ है, टेम्परेचर को उससे पहले आना चाहिए। इस वजह से इसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रख दिया गया। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई टेम्परेचर की, जो क्या चीज़ बता रही थी कि हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हीट की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या होता है, जिसका टेम्परेचर हाई होगा और जिसका टेम्परेचर लो होगा, तो हमारे पास जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो क्या होगी, हाई से लो होगी। तो हम कह सकते हैं जो रिसीवर है वो क्या है, जो रिसीवर है वो लो टेम्परेचर पे है और जहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो हाई टेम्परेचर है। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या टेम्परेचर हमें बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, कि हीट जो है हमारी वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो हम टेम्परेचर हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमें हीट की डायरेक्शन बता रही है। और फिर जब हमारे पास क्या आ रहा था, तब हम दोनों के दरमियान हीट फ्लो नहीं हो रही, इसका मतलब है दोनों क्या है, दोनों सिस्टम जो है वो सेम टेम्परेचर पे आ गए हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आया। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स,
if two systems A, B and C are in thermal equilibrium separately with a system A, then B and C are in thermal equilibrium with each other. यहाँ से हमारे पास क्या हम कह सकते हैं कि इफ two system A, B and C are in thermal equilibrium separately with the system A, then B and C are in thermal equilibrium with each other. ये आप लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया था सारी चीज़ें. अब हमारे पास यहाँ से टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आया तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं. टेम्परेचर इज फिजिकल क्वांटिटी which decide the direction of flow of heat and it is the one which is equal in a state of equilibrium of two system. तो क्या चीज़ शो कर रहा है कि हमारे पास टेम्परेचर क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या कर रही है, जो शो डायरेक्शन को शो कर रही है कि हमारी जो हीट है वो किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगी. और जब हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो इसका मतलब है टेम्परेचर जो है दोनों का इक्वल, दोनों सिस्टम्स का इक्वल हो गया है. ये तो हमारे पास था 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स.